रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 14 की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन बेसिकली जो हैंडआउट्स थे ना, उनमें जो लेक्चर नंबर 14 है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसे एज एन लेक्चर जो है वो हम प्रिपेयर करते। और जो भी था ना वो आप खोल के भी देख सकते हैं अपने हैंडआउट्स। उसमें सब कुछ जो था वो प्रीवियस लेक्चर से उनको रिवाइज किया हुआ था। तो मुझे लगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम एक छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस और जो MCQs है ना, ये जो है MCQs एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उनको मैंने जो है वो आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आप भी इसको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये MCQs एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके लिए ये तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज नॉट द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। आपको पता है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का कौन सा पर्पज नहीं होता? टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट द रीडर। वो जो है वो इन्फॉर्म नहीं करती और इंस्ट्रक्शंस नहीं देती रीडर को। ठीक है, कि ये किसका काम नहीं है? इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मल मिनट्स आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड बाय फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ, बाय लोकल लॉज, चार्टर्स और रेगुलेशंस। तो ये ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द सब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट डैश इज इट्स फॉर्मेट एंड वोकैबुलरी इफेक्ट्स। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम जो है वो उसका फॉर्मेट और वोकैबुलरी जो है वो एज एन यूज होते हैं। उसके बाद है, इन द बॉडी ऑफ बिजनेस लेटर व्हाट गोज ऑन ईच पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो 1 स्पेस इफ हैंड रिटन और 2 स्पेसिस इफ टाइप्ड। अगर हैंड रिटन हो तो हम उसमें 1 स्पेस देते हैं, और अगर खुद से मतलब टाइप्ड हो ऑलरेडी तो उसमें हम डबल स्पेस देते हैं। उसके बाद है, एनी इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डैश इज कंसीडर्ड बैड न्यूज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विंटर में या ऑडियंस में या कम्युनिकेटर्स में क्या करते हैं, तो हम जो है ऑल ऑफ द अबव है, हर इंफॉर्मेशन को आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं एज एन बैड न्यूज। ठीक है, उसके बाद है, correctness does not make use of denotative words instead of connotative words। तो ये false है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द मैसेज सेंडर नीड टू असेस देयर मैसेजेस फ्रॉम द आईज ऑफ द डैश टू बी श्योर दैट दे हैव इंक्लूडेड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो रिसीवर्स होते हैं जो कि ये श्योर कराते हैं कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है इसके अंदर तमाम। उसके बाद है, A better organized message has dash chances of understanding on the part of audience। तो होता है increased। ठीक है, ये जो है एक अच्छा जो मैसेज होता है वो इंक्रीज कर देता है चांसेस को कि ऑडियंस जो है उसको इजीली जो है उसका पार्ट बन सके। उसके बाद देखेंगे, लेटर्स ऑफ डैश आर टाइपिकली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एडमिशंस टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप एलिजिबल। तो रिकमेंडेशंस होती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 2 देखें, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट प्लान फॉर बैड न्यूज मैसेजेस। तो उसका आंसर है जी, अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज। एक क्लियर स्टेटमेंट हम देते हैं जब बैड न्यूज के रिलेटेड, तो वो पार्ट नहीं होता हमारी इनडायरेक्ट प्लान का। ठीक है, यानी बैड न्यूज मैसेजेस का। ये मैंने रिवर्स इसलिए रखा था, यानी मैं 10 से वापस 1 तक काउंटिंग में लेकर आई हूँ MCQs, क्योंकि मैंने इसमें ना कुछ पास पेपर ऐड्स किए थे। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं आपके साथ पास पेपर को शेयर करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसे ही आप पास पेपर देखेंगे तो मैं भी आप जो है वो इस लेक्चर को ना देखें, क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट बहुत था। तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने पहले MCQs जो है वो आपको प्रिपेयर करवाएं। अब अगर पास पेपर्स की बात की जाए, उसमें एक क्वेश्चन आया था, रूल्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको पता होना चाहिए रूल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। अगर तो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में से तैयार किए हैं तो वो बेस्ट है, अगर नहीं तैयार किए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। डिफर जजमेंट, ठीक है, इनकरेज विल्ड आइडियाज, build on the ideas of others, stay focused on the topic, one conversation at a time, be visual, go for quantity। ठीक है, उसके बाद है, ये आपने याद रखने हैं, ये आपको क्वेश्चन आया हुआ पेपर। उसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि प्रीवियस पेपर्स किस तरह से आए हुए हैं, रिज्यूम्स की टाइप्स पूछी हुई थी उन्होंने, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स मैंने आपको बता दिया, हाउ टू गेन क्रेडिबिलिटी, करेक्टनेस, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको प्रीवियस 13 लेक्चर्स में कवर करवा दी है। ठीक है, आई होप सो आपको वो अंडरस्टैंड भी होंगी और
आपको वो प्रिपेयर भी हो गई होंगी। उसके बाद है प्रपोजिशंस आती हैं, कुछ आर्टिकल्स आते हैं आपको, ठीक है। तो प्रपोजिशंस का भी मैंने फाइनल टर्म्स की प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है लेक्चर, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन वर्क सेंटर। जब आप वर्क सेंटर को रीड करते हैं तो उसके अंदर आप जब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें कितनी टाइप्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की। उसके अलावा ये एक पेपर इवनिंग में आया हुआ था जिसमें 2 क्वेश्चन, 2 ट्रू फॉल्स के थे। एक क्वेश्चन जो था वो फिल इन ब्लैंक्स का था, उसमें 5 फिल इन ब्लैंक्स थी 5 नंबर का। उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई थी सैल्यूटेशंस की। फिर उसके बाद 3 ओपन पर्पस ऑफ वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, 3 उसने पर्पस पूछे हुए थे कि वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। उसके बाद उसने इंफॉर्मेटिव और प्रोटेक्टिव के बारे में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो फिर से बेस्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में आया था, अलग से एक पेपर है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद 5 पॉइंट्स ऑफ गेनिंग क्रेडिबिलिटी के पूछे होते हैं कि गेनिंग, हम क्रेडिबिलिटी को गेन कैसे करते हैं, उसके पूरे से 5 पॉइंट लिखे। उसके बाद की पॉइंट्स आए हुए थे बिजनेस प्रपोजल्स के। बिजनेस प्रपोजल के कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट मेमो रिपोर्ट, कि जब भी हम कोई शॉर्ट मेमो रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा रिपोर्ट का हम लिख देते हैं, तो आपने वो स्ट्रक्चर लिखना था, यानी अंदर रिपोर्ट नहीं लिखनी, जस्ट उसका स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो थे वो फिल इन द ब्लैंक्स के थे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो एक और पेपर जो था ये किसी बच्चे ने शेयर किया, तो वो था व्हाट इज सैल्यूटेशंस, ठीक है। उसके बाद उसने जो है वो 2 सेंटेंसेस दिए हुए थे रिकरेटिंग स्टेज के, ठीक है, एट ऑफिस, ठीक है। तो ये भी 2 मार्क्स का था। देयर वर 2 सेंटेंसेस गिवन एंड वी हैव टू सिलेक्ट वन। उसने 2 सेंटेंसेस दिए हुए थे और ये कहा था कि आप इसमें सिलेक्ट करें कि रिक्रिएटिंग स्टेज इसमें से जो है वो कौन से सेंटेंस में है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था इंग्लिश 3 टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग अ पैराग्राफ। जब भी हम कोई डेवलप करते हैं किसी पैराग्राफ को तो कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो फॉलो करते हैं, तो उनमें से कोई सी 3 टेक्निक्स लिखनी थी। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस आए हुए थे, ठीक है। 3 सेंटेंसेस जो थे वो गिवन थे और आपने उसको क्लियर और अनक्लियर करना था, ठीक है, उसकी क्लैरिटी, यानी कि जैसे कि वो रॉन्ग मैसेज दे देते हैं तो आपने उसको करेक्ट करना था, या वो 3-4 सेंटेंसेस देने के बाद उसके अंदर ना अनफेमिलियर वर्ड्स लिख देंगे तो आपने फेमिलियर वर्ड्स लिखने थे। उसके बाद ये था जी 3 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन था नेसेसरी फॉर राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट हम किस तरह से लिखते हैं, उसके कुछ स्टेप्स आपने लिखने थे। उसके बाद जो है वो 5 पैसिव और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमेशा इंग्लिश के पेपर में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस 5 नंबर के लाजमी 5 सेंटेंसेस आते हैं, तो इसलिए आपने अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस यूट्यूब से कोई भी अच्छी सी वीडियो देख के प्रिपेयर करना है, पैसिव वॉइस आनी चाहिए आपको। उसके बाद है मार्क देम एज शॉर्ट, 5 नंबर के ट्रू और फॉल्स से, जिसमें वो क्या करते हैं टेबल बना देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं या तो स्टेटमेंट्स को, या फिर स्टेटमेंट के अंदर खाली जगह छोड़ देते हैं, तो आपने कोई एक सर्कल फिल करके उसको ट्रू और फॉल्स करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक और पेपर है तो उसमें उन्होंने पूछा था प्रिजर्वेशन मैसेज क्या होता है, ठीक है, वो लिखें। और हाउ टू गेन क्रेडिबिलिटी, ये देखिए वही रिपीट हुआ है कि हम क्रेडिबिलिटी को गेन कैसे करते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स लिखने थे, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स थी। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी, करेक्टनेस, कर्टेसी और क्लैरिटी, इनकी आपने डेफिनेशंस तैयार करनी है, ठीक है, लाजमी ये आई हुई है। ट्रू फॉल्स थे, ऑरल कम्युनिकेशन के मेथड्स पूछे हुए थे, यानी ऑरल कम्युनिकेशन क्या होती है उसके मेथड्स पूछे हुए थे। उसके बाद जो है वो मैं आपसे करूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा टू की एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड चॉइस आर। वर्ड जो होती है उसके अंदर 2 की एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होती है करेक्टनेस और एक होती है इफेक्टिवनेस। डिनोटेशंस का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग और कनोटेशंस का मतलब होता है एसोसिएटिव मीनिंग। उसके बाद अगर बात की जाए कैमोफ्लेक्ट वर्ब्स मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव वीकनेस यूर राइटिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टर्निंग, हमारे वर्ब्स को है उनको टर्न करना, इनटू नाउन्स में, एंड एडजेक्टिव वीकनेस यूर राइटिंग। उसके बाद है अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड हैज अ सिंगल प्रेडिकेट। आपको बताना चाहिए जो एक सिंपल सेंटेंस होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो क्या होता है तो आपने बताना है कि ये एक सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल प्रेडिकेट होता है। उसके बाद है अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक्सप्रेस 2 और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स, ठीक है जी। ये एक और पेपर रह गए, एक और शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थोड़े से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को
एक्सप्रेस करते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके अंदर। उसके बाद है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये हम क्यों यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को? ताकि जो हमारी जो बैड न्यूज़ होती है उसको सॉफ्टन कर सकें। टाइप ऑफ फेस कितनी होती है? रेफर्स टू द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द लेटर्स। हम फेस टाइप क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम फिजिकल डिज़ाइन को, लेटर के फिजिकल डिज़ाइन को रेफर कर सकें। उसके बाद है स्टाइल्स कितने होते हैं? स्टाइल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम अवॉइड करते हैं स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए, ताकि हमारा जो रीडर्स है ना वो स्लो हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी कोई राइटिंग करते हैं तो उसमें अवॉइड करते हैं कि हम उसमें स्टाइलिंग ना करें। टाइम्स रोमन इज ऑफ्टन यूज फॉर टेक्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि टाइम रोमन अक्सर क्यों यूज़ किया जाता है, तो आपने कहना है कि ये फॉर टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हेल्वेटिका इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर हेडिंग्स। ठीक है, ये हम जो है वो हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।